बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों ने ज्वाइन किया है। बुनियादी तौर पे जो आज हमारी मेहमान हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। 10 साल से ज़्यादा का उनका सफ़र है जर्नलिज़म का और बहुत ही ब्लंट सवालात करते हुए वो नज़र आती हैं। ये अपने मियाँ साहब के साथ तशरीफ़ लाई हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा इनकी जर्नी जान के, ख़ास तौर पे इन दोनों की जर्नी जान के, और ये भी कह लीजिए कि इन दोनों की लव स्टोरी भी जान के आज आपको अच्छा लगेगा। पता लगेगा कि दोनों जो हैं वो कब से एक दूसरे को जानते थे, कैसे मिले, और फिर दोनों का फ़नी सफ़र जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, दोनों का प्रोफेशनल जो जर्नी है उनकी वो कैसी है। और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत साहिबा और उनके शौहर चौधरी कासिम एजाज साहब। वेलकम टू द शो चौधरी साहब और बतूल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर कमिंग चौधरी। तशरीफ रखिए बतूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने हमारी ये दावत भी कबूल की कि भाई मियाँ साहब के साथ तशरीफ़ लाएँ आप। मियाँ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मियाँ साहब तो आपके बड़े सीधे साधे आदमी लग रहे हैं मुझे। है भी। अच्छा, बाकी है भी। हर बीवी के शौहर सीधे होता है बेचारा। लेकिन हर बीवी ये मानती नहीं है। हाँ, ये पहली मैंने खातून देखी है दुनिया में जिन्होंने फ़ौरन कह दिया है। हाँ जी। वरना ये है कि अमूमन ख़वातीन कहती हैं कि बस आपके सामने ही लग रहे हैं। हाँ जी। नहीं, वाकई चौधरी साहब सीधे। हाँ कासिम, या आपने सीधा कर दिया है? शायद मैंने ऐसा रोल प्ले किया हो मजीद। हाँ। लेकिन इनको जरूरत नहीं थी। ही इज अ वेरी लर्न्ड पर्सन। इनके पेरेंट्स ने वैसे ही इनके इतना अच्छा ब्रॉटअप किया है कि बड़े अच्छे बेटे और भाई और बहुत बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। और हम लोग चूंकि बचपन से साथ हैं तो मैंने कासिम को ग्रो होते हुए देखा है, प्रोफेशनली और पर्सनली। तो कासिम की सबसे अजीबो गरीब सी एक बात ये थी कि वो कभी भी बदला ही नहीं। जो इनका जो इनकी पर्सनैलिटी में ठहराव है, जो इनका वाइज होना है, और इनकी जो चीज़ मुझे सबसे अलग लगी थी जब से मैं इनको जानती हूँ कि वो सबको एक तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका रवैया बदल जाएगा किसी के साथ। तो इसलिए मुझे इन्हें सीधा करने की जरूरत पड़ी नहीं है, शुरू से ही सीधे हैं। शुरू से सीधे और हैं। आप कितने बचपन से एक दूसरे को जानते हैं? ऑलमोस्ट क्लास 4 5th क्लास में, जो एक बच्चे की एज होती है या एक टीन एज में। In 5th class we met for the first time in school. मे बी इन हाँ 13-14 years ਤੁਸੀਂ old। गाना सुने तेरा मेरा नित दा प्यार? नहीं, अभी सुन लेंगे जाके। हाँ, ਤੁਸੀਂ नहीं सुनिया? नहीं, मैंने सुना। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो बचपन से जब आप क्लास फेलोज थे, जानते थे एक दूसरे को, या बचपन से मोहब्बत भी करते थे एक दूसरे को? दोस्त होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर एक पसंद करते हैं। जानते थे, बस फैमिली फ्रेंड्स थे ये लोग। अच्छा। तो स्कूलिंग हमारी इकट्ठे थी, ब्रॉटअप हमारा इकट्ठा ही हुआ तकरीबन। हाँ। तो फिर उस वक्त तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो फिर हाँ, बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम होते हैं, हैं, दोस्तियां होती हैं ना, एक बच्चों की तो एक पसंद नापसंद होती है ना। तो हमारी फैमिली की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी साथ। अच्छा। तो हमने साथ ही ग्रो किया। वो जब हमारी स्कूलिंग चलती रही है, स्कूलिंग में फिर जब कॉलेज तक पहुंचे, फिर वो एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको अपने इंटरेस्ट की भी। हाँ हाँ। और आपको अपने फर्दर बड़ों का भी जो है वो कुछ पता चल जाता है। हाँ। तो हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस तरह। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट की हम लोगों ने अपनी। हाँ। वो प्रायोरिटी थी। और फिर कॉलेज में भी इकट्ठे थे आप दोनों? कॉलेज में भी। अरे वाह। लेकिन एक्चुअली कासिम चूंकि बड़ा कंपोज होके सब चीज़ें इकट्ठी बता दी कासिम ने, लेकिन हम लोग बहुत छोटे थे तो उस सेंस में तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आपके लिए कितना अहम है। हाँ। बट वी वर जस्ट देयर। ठीक है, हाँ, जैसे बच्चे होते हैं। हाँ, ठीक है। और हम लोग बस थे। हाँ, और हमें नहीं पता था कि साथ खेल रहे हैं। हाँ, सर मेरे नोट्स ही कॉपी करवा रहे हैं, मेरा जो भी स्कूल का प्रॉब्लम है, मेरी किसी से लड़ाई होगी, किसी की इन्होंने पिटाई लगानी है, वो वैसे भी बहुत किस्से। तो एक्चुअली हम लोग पहुंच जाते सर। हाँ, बहुत लड़कों को मारा है कासिम ने, और अपने हाथ कंधे नहीं करता था, लड़के रखे होते थे। कॉलेज तक नहीं है। और अभी जिनको इन्होंने पिटाई की, कासिम मेरे ज़हन में आ रहा था, ही इज ए कमिश्नर पोस्टेड समवेयर। वो फेडरल बोर्ड का टॉपर था, उस बेचारे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह के भी तो स्कूल में हम लोग वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5th क्लास। और मेरा फर्स्ट डे था क्लास में, ये पहले से थे। तो मैं चूंकि बड़ा एटीट्यूड में होती थी अपने स्कूल कॉलेज में ना, कि पोजीशन लेनी है और ये। तो मैंने पूछा कौन क्लास में फर्स्ट आता है। तो इनका एक दोस्त था, वो इनके साथ ही बैठा हुआ था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन आता है। तो जो फर्स्ट आता है उसने कह दिया मैं। तो मैंने सोचा जो फर्स्ट आता है उसका तो इतना एटीट्यूड नहीं है, इसका इतना एटीट्यूड क्यों है। तो इट वाज हिज फर्स्ट इंप्रेशन। ही डिडंट स्पीक टू मी एंड ही डिडंट लुक एट मी।
तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि कासिम किसी को बात ही नहीं करता था, तो फिर कम थे। बहुत कम, फिर हाँ, विद द बेगमात को और क्या चाहिए। देन वी डिस्कवर्ड कि हम तो एक ही जगह पे रहते हैं, हम नेबर्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो फिर इस तरह से ही वाज जस्ट देयर और फिर आपने ऑलवेज। ये भी डिस्कवर किया कि मैं भी कहीं आगे पीछे उसी गली में रहता था। और वो जो इंटरेस्ट वाली बात है वो तो हमें खुद बहुत सालों में आइडिया हुआ कि अच्छा इस ये इंटरेस्ट इस तरह, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो बचपन की मासूम जो दोस्तियां होती हैं बच्चों की, उससे जब आप दोनों की पसंदीदगी का आगाज हुआ, वो क्या उम्र थी? Oh God, we were very small. We were small. It was class 8th. He thought of it. इनको लगा कि ऐसा कुछ होता है, और मैं बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट, पढ़ना है, पोजीशन लेनी है। हमारे घर में मेरे अब्बा फौज में थे, तो हम बहुत डिसिप्लिन्ड घराने से थे। अब अगर मुझे पता भी था कि इनके आते मुझे पसंद है, फिर भी मुझे कहना नहीं है, मुझे क्या जरूरत है शो करने की कि आई लाइक यू। मेरा इस तरह का एटीट्यूड था। तो कासिम ने ऐसा जेस्चर दिया था, फिर मैंने उसको अवॉइड किया। फिर मुझे इन नो टाइम रियलाइज हुआ दैट ही इज सो गुड। तो फिर हमने बड़ा डिसेंटली एक दूसरे को कन्वे किया दैट ओके वी आर हियर, वी आर टुगेदर। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, अक्सर मुंडिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। तो कासिम साहब, क्या वो लम्हा था? बस वो जब साथ खेलते रहे, साथ पढ़ते रहे, तो एफिलिएशन जो है या इंटरेस्ट वो उस वक्त तो नहीं समझ आता, लेकिन जब एक आप एज क्रॉस कर रहे होते हैं, जब टीन एज में आप एंटर हो रहे होते हैं, तब आपके अंदर इंटरेस्ट और फीलिंग्स जनरेट होती हैं। हाँ, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ना, और भी तो हम मकतब थे ना आपके, क्लास फेलोज होंगे, उसमें बच्चियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, मगर जब बड़े हो रहे थे तो वाई बतूल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, एक उनसियत आपकी पैदा हो जाती है ठीक है, किसी इंसान के साथ, वो कोई भी हो सकता है, दुरुस्त बात है। तो वो हमारी आपस में अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ तो एक समझ लेके वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें आप रियलाइज करते हैं, हाँ, जब आप आगे मूव कर रहे होते हैं लाइफ में, ग्रो कर रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो जो आप पीछे से बैकग्राउंड में अपनी एक उनसियत होती है, साथ चलती आ रही थी, तो उसने फिर थोड़ा सा रोक के बताया कि नहीं भाई, इसको भी साथ लेके चलना चाहिए। ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी। ये बहुत रोब जमाते थे मुझ पे। अच्छा, हाँ, तो यही हमारा ताल्लुक ही ऐसा था। मेरे हर मामले में टांग करो, ये ना अड़ाना, करो। क्योंकि सब तो टांग अड़ाने वाला ताल्लुक ही नहीं था। मुझे मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेरे पे नजर रखना, मैं ठीक हूँ। तो ये मैं बहुत अनॉय भी हो जाती थी, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी सो मच, मैं अपना कर लूंगी। हाँ, तो ये असल में ये था इनका वो जेस्चर, जिससे मैं शुरू में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, फिर मुझे इसकी आदत होगी। सो ही वाज सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी, सो इट वाज नॉट अ वेरी रोमांटिक, कोई इन्होंने मेरी शायरी नहीं की, कोई इन्होंने मुझे कार्ड नहीं दिया। ही वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग मी इन माय चाइल्डहुड, कि बस तुम ठीक हो। ये था, ये वो फीलिंग्स थी जो हमने शेयर की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि ये प्रोटेक्टिव होने में और कंट्रोल फ्रीक होने में कितना फर्क होता है? प्रोटेक्टिव होने में, कंट्रोलिंग होने में कितना फ़र्क है कासिम? मुझे ये लगता है, इसलिए नहीं कि मैं कासिम को बचपन से जानती हूँ और हम स्कूल कॉलेज में साथ थे और हम एक दूसरे के कॉन्फिडेंट्स हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता ही ऐसा बनाया है। कुरान मजीद में ये मेंशन्ड है, और ये मेंशन्ड है, ये मेरे अल्फाज में नहीं, कि जो आपका हस्बैंड है या जो मर्द है, वो वाला मर्द जो अल्लाह ताला की अताअत भी कर रहा है, ये रैंडम मर्द नहीं जो सोशल मीडिया पे जैसी डेफिनेशन देखते हैं, तो कि जो आपका बाप है, आपका भाई है, जो आपका हस्बैंड है, वो आपसे एक दर्जा आगे है। अब वो दर्जा कितना बड़ा है वो तो अल्लाह को पता है। तो मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला ने ये क्यों किया है ऐसा, क्योंकि एक नेचुरल बर्दाश्त ज़्यादा है, एक नेचुरल टॉलरेंस ज़्यादा है। वाइज ख़वातीन हो सकती हैं, ख़वातीन कैन बी गुड हाउस मेकर्स, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मर्द हजरात तक जो अल्लाह ताला को फॉलो करने वाले मर्द होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं अपने इमोशंस को लेके, पैनिक ना करने की सलाहियत, इस तरह की एबिलिटीज़ इनमें बहुत है। आई एम हैप्पी, जिसकी वजह से मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, एंड आई लव टू बी कंट्रोल्ड बाय हिम बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी इफ आई फील प्रोटेक्टेड। और इससे ज़्यादा अगर लोगों को लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में आके तरक्की कर रहे हो, किसी के कंट्रोल में आके खुश हो, तो व्हाई नॉट। एडी मॉडर्न कुड़ी ते की जादू कीता तुसी? आप ही हो गया बस। ये चीज़ें सारी हमने साथ साथ एक्सपीरियंस की थी उस वक्त। हाँ आपको नहीं पता होता कि ज़िंदगी आपको किस तरफ ले जाएगी। हाँ, कुछ अटैचमेंट थी और वो चलती रही, और वो हमें आज स्टेज तक ले आई है। हालांकि हम कभी एक शहर में भी नहीं थे साथ, हम लोग हमेशा अलग अलग नहीं, तो फिर आप लोग पढ़े कैसे इकट्ठे? बचपन में साथ थे ना, और फिर कॉलेज के बाद फिर अलग हो गए। 9-10 के बाद हम लोग अलग अलग थे। मगर जब आप लोग कॉलेज के बाद अलग अलग शहरों में रहे, आप सरगोदा रहे
जी मैं इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद चली गई और ये कराची चली गई। बतूल रही सरगोदा, मैं कराची आप कराची चली गई। तो उससे पहले मगर ये आप लोगों ने और फैमिली ने तय कर लिया था नहीं? नहीं, तो बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप दोनों की। तब तक नहीं ये दो बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे बचपन में, 4th 5th क्लास में इकट्ठे थे, फिर कॉलेज में इकट्ठे रहे, फिर फैमिलीज एक दूसरे को जानना शुरू हो गई, फिर दोनों अलग अलग शहरों में चले गए हैं। ये तो बिल्कुल With this सब mind कॉन्टिनेंट that, में इस किस्म okay. की फिल्में बनती हैं, पता आपको? तो फिर आप कराची में थी और आप इस्लामाबाद में थे, तो उस वक्त रब्ता रहता था आपस में या नहीं? कॉन्टैक्ट हमारा डेवलप हो गया था उस वक्त। मगर उस वक्त सिर्फ क्लास फेलोज की हैसियत से था? नहीं, क्लास नहीं, फेलोज के थोड़ा साथ बहुत भी- इंटरेस्ट था। हाँ, we were like into each other कि are you okay, what's up, इस तरह से। ओके, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आपने इजहार किया जी बिल्कुल। और फिर फैमिलीज को कोई उस पे फैमिलीज को साथ उस वक्त लूप पे नहीं लिया हुआ था, लेकिन उन पे They became doubtful, उनको हाँ, शक हो उनको गया था। डाउट होना शुरू हो गया। तो जब उनको हुआ तो देवा रोके कि ठीक है। और शादी के बाद आप गए उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में जहाँ आप पढ़े हैं? हाँ, हम अक्सर उन रास्तों से गुजरते हैं। हाँ और मुझे अच्छा लगता है, हम अपने बच्चों को भी वो रास्ते और स्कूल्स दिखाए हैं हाँ। कि जहाँ पे अक्सर हम चल के जाते थे स्कूल। और चलिए जी, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। शाजी, तो आज बतूल साहिबा और उनके हस्बैंड के लिए हमारी टीम ने बहुत प्यारा पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। वाह। तो ये बताइए, ये शुरू से ही ऐसी ब्लंट थी जिस किस्म के ये सवालात करती हैं, बहुत ही चुपते हुए, बड़े डायरेक्ट, दो टोक, बचपन में भी ऐसी थी ये? नहीं, बचपन में तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अच्छा मुझे लगता है कि ये इस तरह की फील्ड, इस प्रोफेशन में आके अच्छा, तो शी इज़ वेल लर्न, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को जो है अडॉप्ट किया। अच्छा, और आपके साथ इनका क्या रवैया होता है? ऐसे ही दो टोक होता है? अभी तो अगर शादी के बाद बोलें, हाँ हाँ अभी तो दो टोक हो जाता है अक्सर। मैं इनसे अक्सर कहता रहता हूँ कि जो ऑफिस का जर्नलिज्म है या आपके अंदर जो रूह आ जाती है जर्नलिस्ट वाली, वो जो हर वक्त आपको अंदर से बात पूछते रहना, इन्वेस्टिगेट करते रहना, ओए होए होए होए। वो ज़रा थोड़ा सा कम किया जाए। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए नहीं, थे? ये वाला नहीं, ये वाला ये वाला नहीं? ये वाला नहीं इतना होता, अच्छा। क्योंकि मोस्टली पता ही होता है, मिलके कर रहे हैं, जो भी मोमेंट का आइडिया होता नहीं है। तो कैसी इन्वेस्टिगेशन होती है? कोई घर की कुछ चीज़ों को लेके, कुछ काम बोल दिया हुआ नहीं, हाँ, कुछ हाँ, कहने ये के तो लिए है। बोल दिया था कि वो 15 दिन पहले एक चीज़ आपको बोली थी। एक दफ़ा मैंने सोचा मैं इनके लिए भी रमज़ान में गाजर का हलवा बनाती हूँ। मैं वही मैंने काफ़ी प्रैक्टिस से सीखा, इनकी मदर ने हमें सिखाया था। अच्छा, मुझे सारी रेसिपी, एंड ही इज अ ग्रेट शेफ, अच्छा। वी कुक टुगेदर मोस्टली, और बहुत अच्छा। अच्छा, सरगोदे दे मुंडे खाना बनाते हैं? जी सीख लिया बस। चौधरी साहब? कासिम घर में सब लोग ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैंने सोचा यार मैं कासिम को ना सरप्राइज देती हूँ। अब सरप्राइज देने के चक्कर में जो सरप्राइज था वो खुद मुझे भूल गया कैसे बनाना है। वो गाजर के हलवे का सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर दिए और मुझे एंड में जाके कुछ कंफ्यूजन होगी कि घी डाल के भूनना है या उसके बगैर भूनना है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुकिंग का नहीं पता। अब मैंने कहा जिसके लिए सरप्राइज उसी से पूछूं क्या करूं। मैंने कासिम को कॉल्स करना शुरू कर दिया, यार प्लीज़ रिसीव करो प्लीज़। मैंने बोलना शुरू कर दिया, यार ये मैं ख़राब कर रही हूँ, क्या करूँ? कहते हैं आई एम सिटिंग समवेयर। मैंने कहा यार मेरा हलवा ख़राब हो जाएगा, कुछ करो। फिर इन्होंने मुझे पूरा बताया ऐसे ऐसे करो। तो ये वो चीज़ें जो कहते हैं कि मैं पीछे पड़ जाती हूँ, घर की चीज़ों पे पीछे तो पड़ जाती आपकी जो कोलीग्स हैं जो आपको जानती हैं, इनको भी जानती हैं, वो आपसे पूछती नहीं कि ऐसा शौहर कहाँ से मिला? हूँ। हाँ वो पूछती है ना? हाँ, ये वो जो कॉलीग्स पूछती हैं, वो जब पूछती हैं वो लॉयल्टी फैक्टर वाले पे पूछती हैं। अरे सरगोदे वाले लॉयल तो बड़े होते नहीं, जी। है ना? वो सब ऐसे थे बिल्कुल। वो हमने साबित कर दी है। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, और जिसको आप पसंद करते हैं क्या उसी से आपकी मंगनी हुई है? जिससे आपकी मंगनी हुई थी क्या उसी से आपकी शादी हुई है? तो मेरी जवाब एक ही होता था नाम, तो वो फिर लोग पूछते कि अच्छा, मैंने इस गल समझ नहीं आती, सरगोदे दे मुंडे मोहब्बत की शादी बड़ी करते जहाँ इंसान बसता है वहाँ बहुत सारे लोग मोहब्बत की शादी करते हैं। नहीं, इतने तो मैंने दो नजर आ रहे हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी कासिम एजाज साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा बतूल राजपूत साहबा। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे वक्त के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मरहले में? जी बतूल साहिबा और कासिम साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आप लोगों के सामने मौजूद है। देखते हैं आपके लिए आज क्या सामान लाया। ਚਾਹੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਬੋ ਲੈਂਦੀ मगर सेगमेंट की जाने बढ़ने से पहले मेरे पास कासिम सर के लिए सवाल है। बतूल साहिबा ने तो बता दिया व्हाट केप्ट हर गोइंग, और बहुत सारी तारीफें भी की हैं कि वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। नहीं, बहुत हाँ ख्याल करते थे, बहुत प्रोटेक्टिव थे, और इनके लिए जिसे कहते हैं ना कि लड़ने हाँ मैं बनने को बहुत तो नहीं लोगों को कहूँगा, मारा मगर भी। लड़ने को तैयार रहते थे। हाँ, तो मेरा सवाल कासिम साहब से ये है कि बट व्हाट केप्ट यू गोइंग, जो आपने मोहब्बत बचपन की, फिर जवानी का साथ, और फिर शादी में उसको तब्दील किया, वो बतूल साहिबा की ऐसी क्या आदत थी? मैं इनको हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि ये क्वेश्चन ये भी मुझसे बार बार करती थी और ये पूछती थी मुझसे इस बारे में। मैं कह रहा था आपके लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक एक्सपेक्ट है केयरिंग, केयर की। केयर बहुत करती हैं आप। अच्छा, वेरी गुड। आप जो है वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में जिस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करती हैं, हाँ, और जिस तरह से आप केयर करती हैं, मेरी केयर करती हैं या इर्द गिर्द अपने लोगों की केयर करती हैं, ख्याल रखती हैं, जो वाह, जो अपनी सराउंडिंग्स का, अपने लोगों का, हाँ, अपने बहन भाइयों का। वाह। स्कूल के ज़माने में लंच आपको दे देती थी है ना? ऐसे कह लीजिए, कभी दिया ज़रूर होगा, बस वो घर कर गया है। घर कर गया। मोहब्बत एक अलग चीज़ है, बिल्कुल। केयरिंग होना एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिश्तों में बहुत मोहब्बत करते हैं मगर केयरिंग नहीं होते। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों से मोहब्बत कह नहीं कि उनको नफरत करते हैं, उनको उस तरह से लगाव नहीं होता, मगर केयरिंग बहुत होते हैं। मगर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कि अगर कोई शख्स मोहब्बत भी करता है आपसे और आपकी केयर भी करता है, जी बिल्कुल, तो बस उसका नतीजा यही बना। और एक्चुअली ये रोमांस है, और एक्चुअली यही रोमांस हाँ, है। यस, अब कुछ लोग होते हैं जी आप मुझे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दें, भाई आई कैन बाय एक्सपेंसिव स्टफ फॉर मी, मैं खुद ले सकती हूँ अपने लिए एक्सपेंसिव चीजें, मैं अपने लिए सब, मैं टूर पे भी जा सकती हूँ, मैं डायमंड्स भी बाय कर सकती हूँ, लेकिन हम ये अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट क्यों करें? ठीक है आप देना चाहते हैं, थैंक यू, मुझे अच्छा लगेगा, बेशक वापसी पे दिला दें, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको एक पैरामीटर में रख लूँ। जो आपका हस्बैंड है वो उसको सबसे पहले तो आपका रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, और रिस्पेक्ट रोमांस है। हाँ, बोथ ऑफ यू आर टू यंग ना, यानी कि मेरी तो आपकी एज में काफ़ी फ़र्क है। बल्कि अभी ये मुझे बता रहे थे कि मैं जब मेरा प्ले वगैरह आया था, आप बिल्कुल छोटे थे, आप लोग चौथी पांचवी थे उस वक्त। बस ये समझ ले, चौथी पांचवी क्लास में मोहब्बत का आगाज हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, अभी हुआ भी नहीं था, बल्कि बस आगाज हो रहा था। हाँ। और आपकी शायरी को सुन के जो है उसी को पढ़ के मैंने आपको बताया था कि मैंने इनको डेडिकेट भी की हुई थी। और हालांकि मैं कोई कंगन वंगन पहने वाली नहीं थी, और जब मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं मोस्टली तब पहनती हूँ जब मैं कासिम के साथ हूँ, वरना मैं बहुत हमारा करंट अफेयर्स वाला मॉड होता है मोस्टली। ठीक है, तो वो जब उसमें कंगन नहीं चल सकते हैं, उसमें नहीं। क्या था वो शेर का? लेकिन वो शायद आपका बड़ा फेमस जो था ना, वो एक वो काश में तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तो वो तब हमें वो ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ईद के, ईद मुबारक के लिए वो कार्ड्स जाना, अपने बाहर जाके परचेज करना और वो लिख के देना किसी को ईद की विशेष। तो वो मैंने कार्ड देखा था एक, वहाँ पे वर्कड ऑन मी। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उसका, नहीं कार्ड का फायदा नहीं हुआ, शेर का फायदा नहीं हुआ। मुझे तो पोइट्री समझ भी नहीं आती थी, तो दोनों चीजों को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन इनको ये जो जितना सोफिस्टिकेशन मुझ में चाहते थे ना, वो मैं नेचुरली नहीं हूँ, बट हाँ इनकी वजह से बहुत बदल गई हूँ मैं, क्योंकि जो एक्चुअली जो वाइफ जो एटीट्यूड होता है वो एक तरह का ही होता है। सारी बीवियां उसी तरह की होती है जो हस्बैंड को फॉलो करती हैं। लेकिन आज शायरी का कोई फायदा नहीं हुआ आपको इसका? बस वो रिजल्ट तो निकल आया। मैं आपको ये थैंक यू करने लगा था कि आपकी शायरी की वजह से, उस कार्ड की वजह से, उस लाइन की वजह से मैंने इनको दी है। ठीक है, उसका फायदा हुआ, उसका फायदा हुआ। और तो आपकी भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। शुक्रिया, शुक्रिया। तो अब इसके बाद आप मेरे मशकूर हैं, या कभी कभी गुस्सा आता है? दिल से, दिल से मशकूर है। आपकी एक गली छोड़ के रहते थे, लेकिन हम दोनों का घर आमने सामने था। अच्छा। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ को ऐसे करके जाते थे, हम देखते थे, हम डिस्कस करते थे आपको, और जब गुजरते करते थे ना, हम अपने रिलेटिव्स में बताते थे कि वो उनका वसी शाह साहब का घर जो है ना, वो हमारे बिल्कुल घर के साथ है। वसी शाह हमारी नेबर्स है। मैं चौधरी साहब एक चीज़ आपसे ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगा जी कि अब इनका जो काम है वो तो आप जानते हैं कि भाई जर्नलिज्म है, उस जर्नलिज्म में ख़तरात भी होते हैं हर तरह के ना, और फिर उसके बाद अब ये जो तबसरा करना और फिर जवाबी कार्रवाई करना, फिर सोशल मीडिया में लोग हर तरह की बात करते हैं,
तो जो जर्नलिस्ट है उसकी तो ख़ास तरह की ट्रेनिंग हो जाती है ना, जी। और वो इन चीज़ों के लिए तैयार भी होता है कि भाई जब हम तनकीद करेंगे या सवाल उठाएंगे तो किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं, इस किस्म के जब चैलेंजेस आते हैं तो? शुरू में थोड़ा सा इसको सोचना इस बारे में, अच्छा, क्योंकि ये दूसरे शहरों में ट्रैवल भी करना होता था। ऑफिस जो था उसमें बहुत सारे लोगों से आपका बहस व मुबाहिसा हो जाना, वो भी चीज़ें थोड़ी सी फील करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको ओवरकम किया, इसको देखा, और ये एक चैलेंज था। चैलेंज था बेसिकली ये चैलेंज था। और बतूल आपके लिए भी था? बस ही एवॉल्व करते हैं ना आप, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी आप एवॉल्व करते हैं। पहले कोई ऐसा मैटर जो कि आपने जब जिंदगी में पहली दफ़ा देखा है तो आप रिएक्ट भी करते हो, फिर देन आई लर्न टू रिस्पॉन्ड। और वो मैं ज़्यादा पता नहीं थी तारीफ़ें क्यों हो रही हैं आपकी, मैंने बिल्कुल ये प्लान नहीं किया था, लेकिन लिटरली जो रिस्पॉन्ड करना है वो मैंने कासिम से सीखा। अच्छा। और आई एम सो रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है? रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि पहले तो रिएक्ट ही कर रहे थे, हाँ, तो यही देयर इज अ मैं- डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, यस। तो कासिम मेड मी रियलाइज कि यार फलां चीज़ इसलिए भी ख़राब हो रही है क्योंकि तुम उसको सीरियसली ले रही हो। सीरियसली ले रही हो? अच्छा। तो यू लेट गो अच्छा, जो एंड कहते हैं काम ज़्यादा परवाह डाउन। नहीं करो। ये काम डाउन, हाँ। अच्छा। तो ये कि ही टॉट मी टू पिक लेस फाइट्स इन लाइफ एंड ही टॉट मी टू स्टे क्वाइट व्हेन इट्स नेसेसरी। तो जिसकी वजह से प्रोफेशनली चीज़ें बहुत आसान होगी, लेकिन ओवरऑल जर्नलिज्म में अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है या आपको आपका शो बंद कर रहा है, उसमें आपकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें कासिम ने मुझे हमेशा ये पूछा था कि भाई तुम बिजनेस कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो, तुम कुछ और कर लो, छोड़ दो ये। लेकिन फिर आई एम सो हैप्पी दैट ही रियलाइज्ड कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत अहम होती है। बस, है ना? तो कासिम साहब के लिए ताली बजा दें हम, है ना? हम खवातीन के लिए तो बहुत कहते हैं कि भाई मर्द के पीछे जो है वो एक खातून का हाथ होता है, तो आप अपनी जगह कामयाब हैं, मगर ये अपनी जगह कामयाब है और उनकी कामयाबी के पीछे बहरहाल सब कह रहे हैं कि जी आपका भी हाथ है, वो खुद भी कह रही हैं। तो आप मेरे पेरेंट्स का भी था, लेकिन डेफिनेटली जब कासिम के आने के बाद। और फिर जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें तो हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर और अगर आपकी फैमिली आपको ट्रस्ट नहीं करे, कभी कभी आप पूरी पूरी रात घर पे नहीं होते। फॉर एग्जांपल इलेक्शन नाइट पे हम 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स में हम घर पे आए। जब मेरी शादी मेहंदी थी तो उससे पहले मैं पेशावर में एक दिन पहले ब्लास्ट कवर करने गई, और I'm happy that he realized that it makes me happy, and I'm happy that he realized that when I'm happy I can make him and my family happy. और मैं खुद बहुत खुश होती हूँ इनकी ग्रोथ में। और मैंने कभी हमारी बहस हो जाए तो वो सब्जेक्ट्स या घर की चीज़ों पे हो जाती है, बट मैंने इन्हें कभी एज एन इंडिविजुअल डाउट नहीं किया। और मैंने खुद कहती हूँ कि आपको ग्रो करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करना चाहिए, मेक फ्रेंड्स, ट्रैवल। मतलब मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मैंने कहा इज वर्किंग एंड इज हैविंग फन, लेट हिम हैव फन। तो जो वो आपने सुना है ना कि अगर आप इफ यू लव समबडी सेट हिम फ्री, हाँ जाने दो, जाने दो, आ जाएगा घूम घाम के, हाँ, हैं? तो ऐसा ही होता है। वाह वाह कासिम साहब, आपकी खुशकिस्मती पे रश्क आ रहा है। माशाल्लाह। अच्छा कासिम साहब ये फरमाइए जी, चूंकि आपने जिक्र किया सरगोदा का, गो कि आप लोग मुझसे यानी कि छोटे 6, 7, 8 साल 10 साल का, अगर आप कह रहे हैं 5th में थे आप लोग, 4th 5वीं में थे, और मेरा उस वक्त बट यू वर टू यंग टू, आप तो बिल्कुल उस वक्त आपका नया नया था फिर ना। भी कोई 8-10 साल का फर्क हुआ ना। तो इसका मतलब है कि जो सरगोदा की जो बुनियादी जो रहतल है, जो मिजाज है, वो तो हमने सबने एक जैसा देखा है। मैं ये इस तरफ आना चाह रहा था कि बहुत मेजर फर्क नहीं आया था ना बिल्कुल। वहाँ की सोच में। तो हम और आप उसी सोच के साथ आए हैं ना। उस सोच के साथ जो सरगोदा का मिजाज है, जो वहाँ के रवैये हैं, घरानों का मिजाज अगर मुख्तलिफ भी हो तब भी एक उस पूरे शहर का एक मिजाज है ना। उसके अंदर जब ये किसी नौयत की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है या हर तरह के, देखें ना, अब मैं बता सकता हूँ, आप भी जानते कि उस शहर में ख़वातीन के सामने गाली वाली देना, माँ बहन की, वो ये इसका कोई तसव्वुर उस तरह से नहीं था। वैसे कोई चलते मिलते लोग दे दें, कोई लड़ पड़े आपस में तो दे दें, मगर रूटीन में पॉसिबल नहीं है कि गली में आप आम उसमें ये हरकत कर दें। तो इस तरह की जब चीज़ें आप देखते हैं जो सबके सामना रहता है सबको जर्नलिज्म में, तो उसको फिर कैसे आप डील करते हैं? इस चीज़ को इस तरह से देखा कि जब इन्होंने ये काम शुरू किया था, जब जर्नलिज्म में आई थी, तो तब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, ठीक है, इतना उसके ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक्सेस नहीं थी लोगों की।
तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती गई। क्योंकि जो सब एतराज़ एक अलग चीज़ है, किसी भी शख्स की राय के ऊपर एक एतराज़ एक अलग चीज़ है, मगर उन एतराज़ात के साथ ये जो मुग़ल्लज़ात होती हैं, एक दो चीजें हुई I थी, think एक दो आपको चीजें इस- हुई थी जब कासिम when you got little disturbed and एक दो अच्छा, चीजें थी, अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो फिर he called me और उन्होंने मुझे कहा कि I never knew this happened with you। तो मैंने कहा यार बस बताने वाली बात ही नहीं थी, तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। और तो एक आध फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस में लिया कि कासिम as long as you trust me and I'm here, तो ये इसको जाने देते। क्योंकि मैंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया कि मैं अपने हस्बैंड या अपने माँ बाप को एम्बेरस करूं, और अगर कभी किया भी है तो आप दूसरों का पर्दा रखें, अल्लाह आपका पर्दा रखता है। तो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से कासिम कभी इफेक्ट नहीं हुए, बट एक ऐसा वाक़या था, फिर ही कॉल्ड मी, लिटरली मुझे डांटा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा यार सॉरी। उसके बाद हमने फिर उसको लर्न कर लिया कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, और इसकी पॉजिटिव साइड ये कि आप कुछ करते हैं तो किसी को तकलीफ होती है ना। तो मैंने तो जितना हमने अपने करियर में सफ़र किया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, इट्स जस्ट योर वर्क दैट डैमेजेस अदर। हम किसी को डैमेज नहीं करें, आप हमारे काम को अगर काम समझेंगे तो आप डैमेज नहीं होंगे खुद से। सो इट्स पार्ट ऑफ द वर्क। ये मैंने इसलिए भी पूछा कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन आती है ना किसी भी शो में, वो जर्नलिज्म में आए, आर्ट्स में आए, बिजनेस में आए, हमारा मुआशरे के बहुत बड़े बड़े अच्छे मर्द जो हैं वो उनका साथ देना चाह रहे होते हैं बतूल साहबा, मगर उन मर्दों को भी इतनी मुश्किलात और इतना कुछ सहना पड़ता है, इतना कुछ सुनना पड़ता है कि बेचारे बाज़-औक़ात पीछे हटने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो अपनी अहलिया के साथ एक ऐसे मुआशरे में जिसमें खातून के काम करने को लोग बहुत, यानी कि आज भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, जो भी मुस्तकिल साथ खड़ा होता है, बहुत सारी बातें सहता और बहुत सारी बातें जो है फेस करता है, उसको बहुत दाद देनी चाहिए। बतूल साहिबा तशरीफ लाएं। इसको ही उठा सकती हूँ। ये हमारे बचपन का नहीं, टीनेज बचपन थोड़ा एग्जैजरेट हो जाएगा। तो यही मॉडल था। हाँ ऑलमोस्ट आई थिंक। ये पता है क्या इसको कहते हैं, अलमारूफ 3310। हाँ, so I can very well afford good phones on my own, but my first phone was given by him and that was it. हाँ अच्छा बतूल साहिबा, जब फ़ोन घर वाले पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बात करते हुए पकड़े गए हैं, तो फिर उसके बाद की सिचुएशन क्या होती थी? बात करते हुए जब पकड़े गए तो फिर हमने बता दिया। अच्छा, हाँ, मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने वाकई नोटिस पकड़े किया। गए थे? बहन ने नोटिस किया था हाँ, कि फ़ोन कहाँ से आया? कि मैंने फ़ोन नहीं, फ़ोन वाज ऑफिशियल। अच्छा, लेकिन ये था कि ही यूज्ड टू गिफ्ट मी अ लॉट ऑफ स्टफ बचपन से ही, हाँ। कैंडी से लेके एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। तो वो उसमें था कि उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी, तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट एज में तो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी बहन ने नोटिस किया कि क्या है, तो मैंने फिर बता दिया। फिर काफी डांट फांट पिटी, तो पकड़े तो गए थे फिर डेफिनेटली। वो भी वहाँ पे भी उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया घर वालों से? नहीं, वहाँ नहीं कर सका वहाँ था कर नहीं क्योंकि सकते। वो बहुत दूर था। वहाँ जो मेरे साथ होना था वो हो चुका था। लेकिन ये था कि चूंकि मेरी फैमिली इनको जानती थी, हाँ, कोई ऐसी तो और इसलिए हम लोग वी वो वर टू यंग, वी वर 17, तो उसमें फिर ये था कि हम चूंकि बिगड़े हुए नहीं थे, इट वाज जस्ट दैट वी वर कनेक्टेड एंड वी टोल्ड देम रिस्पेक्टफुली कि दिस इज हाउ इट इज, अदरवाइज हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो हमने अपने पेरेंट्स को मायूस किया नहीं उस तरह से। लेकिन ये कि एम्बैरेसिंग तो था। तो फोन कहाँ से लिया था आपने साहब को 3310? वो भी बस वो भी किसी और से, किसी और से किसी और की हेल्प ली गई थी। हाँ, उसको कहाँ होते थे इतने वो पैसे? होते नहीं थे बस। लेकिन हम तो काफी- रख लेते थे कुछ स्कूल ट्रिप से पैसे, हाँ। कुछ कह के, कुछ स्टेशनरी का के पैसे ले लेते थे, कुछ अपने वो जमा भी बता रहे हैं इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद भी आप बिल्कुल। उसकी शिद्दत को या कम मैं मत ये करें। डिलीवर करना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत मेहनत किसी और को बोला कि ये क्या मेहनत की कासिम ने, इसने अपना फोन उठाया, फोन पे किसी को कॉल की कि इस एड्रेस पे एक फोन ड्रॉप कर दें। ये थी इस फोन के पीछे मेहनत। क्योंकि उससे पहले पीटीसीएल पे बात होती थी मोस्टली। पीटीसीएल आपको याद होगा और वो फिर सारा जब बिल बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए यार, 2007-6 में किसी का 30-40 हज़ार रुपए अगर बिल आ जाए तो वो पूछेगा तो सही कि यार कौन फोन इस्तेमाल और कर रहा है। ये इनका बिल था, वो वो मेरा पे नहीं नहीं करवाया था, वो सर्विस ब्लॉकर हो गई थी। कासिम साहब आप तशरीफ लाएं। जनाब, अच्छा कासिम, ये जो बैट है उसको इसको आसान करते हैं, वो ये बैट उठा लें
और आवाम को बैट बता नहीं है, दें कि बॉल नहीं। आपने मुझे बैट से बॉल मारी, हाँ। बॉल बजाय के मुझे हेल्प करने के मेन गेट खोल के फिर अपने घर भाग गए थे। जब हम छोटे थे क्रिकेट खेल रहे बैट से इन्होंने आपको बॉल मारी थी? ही वाज हिटिंग। नहीं, मैं बैटिंग कर रहा था, ये बॉलिंग करवा रही थी। हाँ, बैट की और आपकी कभी नहीं बनी। तो मैंने हिट किया उसको, मेरी बैटिंग थी और ये बॉलिंग कर रही थी। मैं शॉट खेली है तो इसकी आगे लगी ओहो। और इसने बैट के नीचे रोना शुरू कर दिया और मैंने गेट खोला और मैं फौरन से भाग गया वहां से। मैं कहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, भूली नहीं अभी तो अभी तक भूली नहीं। क्योंकि और हर दफा याद करवाती है, हूँ रूड है। तो आप किसी को मारे और फिर चले जाए। भाग जाए। दोनों माशाल्लाह आप खूब कमाते हैं। आप इनको तोहफे ज़्यादा देती हैं, ये तोहफे ज़्यादा देते हैं? तोहफे तो मैं ले भी लेती हूँ। अच्छा। तोहफे क्या मतलब, इंतजार क्यों करें? आप अपने हस्बैंड को भी क्या बोले मुझे तोहफा दो। सो व्हेनेवर आई वांट समथिंग आई आस्क। ठीक है। और मुझे लगता है कि कभी-कभी आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, समटाइम आई मिस हाँ, गेटिंग अ वो गिफ्ट। जो और थोड़ा- कभी-कभी आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो सब गिफ्ट रोज ही चल रहा होता है कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। मैं खुद से तो तोहफे देता ही हूँ, लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ कहीं या किसी दूसरे शहर चला जाऊँ तो पीछे से फ़ोन आ जाता है कि ये चीज़ों की लिस्ट तैयार है। अभी भी मैं उम्रे पे गया था, रमज़ान में वापस आया तो ये चीज़ों की लिस्ट तैयार है और इस जगह से मिलेंगी और वो आते हुए मेरे लिए गिफ्ट ले आइएगा प्लीज़। इसके पीछे हमारी एक डील है। इसके पीछे हमारी एक डील है बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग। और हम लोग इस तरह का नहीं कि तुम किधर हो, घर कब आओगे। हम एक दूसरे को काम करने देते हैं। Space देते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं सोचती हूँ कि आपको स्पेस हमेशा उस शख्स से चाहिए होती है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं है। तो जिससे आपको, आप जो स्पेस का मतलब होता है कि तुम थोड़ा गायब हो जाओ, मैं जरा अपना कर लूँ। तो आई बिलीव कि अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ये डिमांड करते नहीं, वो नेचुरली आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा वो तो बंदा भी चला गया, मैं अपनी कोई चीज़ कर लेता हूँ। तो जिन रिलेशनशिप्स में लोग स्पेस मांगते हैं उनको रीवर्क करना चाहिए कि क्या कमी है उनका। हाँ, ये दुरुस्त कह रही हैं। तो ये कासिम का ये है एक्चुअली, जब आई हैव 3 किड्स, तो मेरी शादी के जो शुरू के 6 साल हैं वो प्रेगनेंसीज में गुजरे। तो आई मिस ट्रैवलिंग विद हिम। वो जो एक आपका हनीमून सो कॉल्ड पीरियड होता है हमारा, वो हरगिज नहीं था। अल्लाह ने हमें औलाद जल्दी दे दी माशाल्लाह। और उनमें इतना गैप भी नहीं है। तो मैं ये बहुत काम कर रहे होते थे और मैंने गैप लिया होता। पीटीआई के दौर में मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो उसमें अल्लाह ने मुझे बच्चे दे दिए। तो अक्सर मैं जब डिस्करेज होती हूँ तो लोग कहते हैं कि यार औलाद दे दी, तो वो भी यूटिलाइज हो गया टाइम। तो उसमें मैं मिस करती थी इन्हें। तो मैंने कासिम से कहा कि अच्छा अभी इसको एक डील कर लेते हैं, wherever you go you get me something, it can be anything। तो ये हमारी बहुत सालों से डील चल रही है। और उसमें एक चीज़ मैं लेके आता हूँ। sometimes it's money but now these are expensive gifts। उसमें एक चीज़ तो मैं लेके आता हूँ अपनी तरफ से और 10-12 चीज़ें जो है वो इनकी ऑर्डर हो जाती हैं, तो वो तोहफे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते फिर हैं। मैं कहती हूँ देखो मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा किधर है, कब आना है, कौन है, क्या, कभी सवाल ही नहीं किया। गेट मी समथिंग। तो फिर हमारा उसी से हो जाता है। तो ये सवाल न करना कभी कभी मिस करते हैं आप? जी समझ लें, बस मिस तो नहीं करता। हाँ। सवाल ना करना, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है बंदा इसमें, सुकून में रहता है, जरा काम आप अच्छे तरीके से कर सकते मुझे हैं। लगा चौधरी साहब कहेंगे क्यों ध्यान पे आ रहे क्यों ध्यान पे आ रहे हैं? नहीं भी करते तो हम करना शुरू हो जाएंगे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कासिम एजाज साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी साहब और बतूल साहबा, हमारे सेगमेंट का नाम है कैथारसिस। बतूल, ये फरमाइए कि एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक ही है, लेकिन फिर अल्लाह ये भी कहता है कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि काश ये ना होता। ये भी अल्लाह ही कहता है कि काश नहीं कहते, गलती भी हो जाए तो, क्योंकि कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बगैर होता नहीं। लेकिन एक मौका था जब मैंने इन्हें हर्ट किया था, मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो रिग्रेट। और फिर आपने इनसे उसका इजहार किया? जी बिल्कुल किया। हाँ, माफ़ी भी मांगी। और चौधरी साहब ने फिर अपना जिसे कहते हैं फराख दिली का सबूत दिया? जी बिल्कुल, हम तो खड़े थे पहले से। हैं? या जो अच्छा He was kind enough कि वो नाराज ही नहीं था। हाँ, He was kind। तो वो एक रिग्रेट है कि मुझे लगता है मुझे इन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे जी, सलामत रखे। तो चौधरी साहब ये फरमाइए एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट बस यही है कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खेल कूद
और वो कुछ चीज़ें हमने नहीं कर पाए, अब आप इनकी प्रोटेक्शन में लगे रहते थे? प्रोटेक्शन में लगे रहे। और खेलना क्या था? तो वो खेल कूद, वो माजी की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, अच्छा, और वो लगता है कि दोबारा वापस आना चाहिए था टाइम, और उसमें जाकर उसकी क्या वजह थी? बस वो कुछ ऐसा था कि घर का माहौल थोड़ा डिसिप्लिन था, अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, हाँ हाँ हाँ। तो घर में जो खेल लिया बस वही था। कोई गिल्ट रहता है चोई साहब आपको? गिल्ट लाइफ में है एक चीज़, एक वाक़या है जो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं ट्रैवल कर रहा था किसी जगह पे, किसी एक शहर से दूसरे शहर, तो उस भीड़ भाड़ में एक जगह पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा और मैंने वो अच्छा खासा उस बंदे को सुना दी, अच्छा और कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने, या मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। अच्छा। और वो बड़े बारिश से इंसान थे। ओह, तो बंदा उस वक़्त ज़रा गाड़ी अच्छी है नहीं है, और उसका एक्सीडेंट हुआ या उसका नुकसान हो गया, तो वो एक हाइपर हो जाना फ़ौरन से, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख पाना। तो फिर मैंने उनको उस वक़्त देखा और मैं करके चला गया वहाँ से, जो मैं बोल सकता था मैं बोल के चला गया। लेकिन उसके बाद से वो चीज़ मुझे याद रहती है कि वो एक अफसोस है। वो बुज़ुर्ग थे, बारिश इंसान थे, तो उनकी वो शक्ल मेरे सामने याद रहती है। तो उसको मैं देख के अक्सर सोचता हूँ, जब मुझे वाक़या याद आता है कि यार वो चीज़, वो तकलीफ होती है आपको? लेकिन वो बहुत पुराना वाक़या है, बहुत साल गुजर चुके हैं इस चीज़ को। कभी लेकिन हुआ कि आपने कोशिश की हो कि उनसे रब्ता किया जाए? वो एक राहगीर थे, कोई शहर और था, और वो ऐसा सफ़र था किसी और जिसको जगह को मैं जानता नहीं था, लोगों को मैं जानता नहीं था, तो उसका नहीं पता मुझे। जी बतूल, रहता है किसी चीज़ पे ज़मीर कभी कभी मलामत करता हो? मेरा टेम्परामेंट का इशू बहुत रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के बाद ये फैक्ट है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चों के बाद आई कुड नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट, आई कुड नॉट स्लीप। तो मेरे स्लीप इश्यूज से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ग्रम्पी हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं? बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम में खुद ही रियलाइज़ कर लिया कि ये क्यों है ख़वातीन में। हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बाय रियलाइजिंग कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है। और स्पेशली जब मेरी बिज़ा बतूल कासिम मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मैंने कासिम के साथ डिस्कस किया था कि यार इस दफ़ा आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई डोंट वांट टू बी वीक। और ये कोई बहाना नहीं होता कि अभी आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आपको हार्मोनल चेंजेस है, मूड स्विंग्स, आई डोंट वांट टू डू इट, बट फिर भी हो जाता था मुझसे। तो मुझे लगता है कि उसमें मुझसे मैंने कुछ ऐसी बिला वजह के झगड़े कर लिए कुछ लोगों से, जो मैंने हेल्पलेसनेस में किए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद आपका एटीट्यूड है, तो उसका मुझे गिल्ट है कि आई विश मुझे अवेयरनेस होती तो मैं ना करती। मुझे किसी ने अवेयरनेस नहीं दी। और हमारे यहाँ जो माएँ हैं वो ज़्यादा बच्चे की सेहत पे बहुत ध्यान दे रही होती हैं कि बच्चा, जो माओ की जो सेहत है, लेकिन जो माँ की सेहत है या माँ का जो स्टेट ऑफ माइंड है, मुझे लगता है उसमें थोड़ी गाइडेंस कम थी। हाँ, क्योंकि बच्चों की तो सेहत पे तवज्जो देनी होती है, मगर औरत या माँ जिस प्रोसेस से गुजर रही होती है उसको तो बहुत ही गैर मामूली इवन जो आपका तवज्जो हस्बैंड है वो भी पहली दफा ही बाप बन रहा होता है ना, हाँ। तो इट इक्वली अप्लाइज ऑन योर हस्बैंड एज वेल। और जो रीसेंट रिसर्चेस हैं वो कहते हैं कि जब आपका फॉर एग्जांपल व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, तो जितनी स्लीपलेस मदर है उतना स्लीपलेस फादर भी है। तो हमारे पहले बच्चे की दफा तो हमें नहीं फ्रैंकली चीजें इसीलिए आप पता देखिए थी। ना, वेस्ट में तो आप दोनों को ऑफ देते हैं और दोनों को कहते हैं कि भाई आप, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी जॉब है जो आप कर रहे हो, जो कि बाकी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको रियलाइज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और इतना जज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं इतनी कमजोर थी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकी। आई कुड हैव डिफेंडेड माई सेल्फ ग्रेसफुली, बट मैंने ग्रिल किया था। सो आई एम बैड एट ग्रिलिंग। आई समटाइम्स आई डू पिक फाइट्स, बट आई हैव बीन पिकिंग अ लॉट ऑफ फाइट्स। बट अब मेरी जिंदगी में आता है कि मैंने लड़ना नहीं है किसी से, तो बहुत लड़ाई करनी है। अच्छा जी, चलिए हम लड़ाई से बढ़ते हैं खुशी की तरफ। है हैप्पीएस्ट मोमेंट चॉइस साहब आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट Of course. वो तो है, वो तो ये है, खबरदार को और गल की थी। वो था, वो मैंने अपने बेटे को जब फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लिया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये चीज़ें ऐसी हमारी माँ बार बार बोला करती थी कि जब तुम लोगों के अपने होंगे, हाँ, फिर पता तो लगेगा, तुम लोगों को वो मोहब्बत का पता चलेगा अंदाजा जो हम लोग आप लोगों से करते हैं। इसी तरह। तो हम लोग तो बहुत बड़े हो गए अभी, हाँ, तो वो एक फीलिंग तब नहीं आती थी, वो अंदर से आपको वो एक आवाज़ नहीं आती थी जब वो कहते थे कि जब आप लोगों के अपने हाथ में आएंगे। तो मेरे ख्याल में वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैंने अपने बेटे को फर्स्ट टाइम अपने हाथों में लिया और उसको मैंने पहली दफ़ा देखा। माशाल्लाह। मोहतरमा, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है खुशी के लम्हे। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा सेल्फ एश्योरिंग मोमेंट था व्हेन आई गॉट मैरिड टू दिस गाय, माइंड ब्लोइंग।
आई वाज हैप्पीएस्ट ऑन अर्थ। अक्सर मैं कासिम को अपनी वो तस्वीर दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ कासिम इसमें कितनी ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा मैं अब क्यों नहीं हूँ। तो अब मैं मेरे जब बच्चे पैदा हुए, मेरे करियर में अल्लाह ने मुझे बहुत मदद की, इज्जत है किसी जी। ये मुझसे शादी करने के लिए आ रही थी तो, और मोटरवे पे एक रेस्ट एरिया आता है कलर खार, तो उस दिन हमारा निकाह था और ये वहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ था जिसको पिंग कहते हैं हम झूला। हाँ पिंग। तो आधा घंटा पिंग के साथ हवा में उड़ रही थी बस। वाह तो उसको मैंने से पूछा पिक्चर देख के, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कहती मैं उस दिन बहुत खुश थी वाह वाह। और मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मैं कहता ना आप एंजॉय करते हैं, आपने झूले लेने शुरू कर दिए। हाँ तो आपने कहा नहीं मैं बगैर पिंग दे उड़ रहा था। तो वो मुझे नहीं पता ऐसा क्या था, लेकिन वो उससे ज़्यादा खुश आई होप मैं कब हूँ। आई वॉन्ट टू सी दैट। शादी वाला दिन हमारा सबसे अच्छा था। जी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सबसे बिटर मोमेंट ज़िंदगी का, तल्ख तरीन याद। मैं बहुत अर्ली एज में अपने बिजनेस की तरफ आ गया था और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते ही तो बहुत सारे क्योंकि हमारे फादर की तरफ से बिज़नेस चल रहा था तो बहुत सारे मीटिंग्स में, बिज़नेस रिलेटेड मीटिंग्स में लोगों से मिलने के लिए जाना, तो एक ये चीज़ बहुत होती थी कि अभी टू अर्ली, आपकी एज नहीं है ये डिस्कशन करने की, इस डिसीजन को इसका हिस्सा बनने की। तो ये वाली फीलिंग आती थी कि जैसे आपके ऊपर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, आपको बिल्कुल पीछे पुश कर दिया। तो वो चीज़ें उस वक्त बहुत सेटबैक देती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मैंने मोमेंट्स बहुत दफ़ा देखा, मैं तकरीबन एक बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ को फेस करता रहा हूँ। और ये जोई साहब देखें, यही इस सेगमेंट का फ़ायदा भी होता है कि आपने बड़ी अहम बात की। अब ये बात हो रही है एक लड़कपन की, बचपन और बिल्कुल जब आदमी मैच्योर होता है उसके बीच का जो एरिया, उस नस्ल को या उस उम्र के लोगों को हम उस तरह से इनकरेज नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए। और अगर देखें उनके हावजे में रहती है वो बात। बिल्कुल। और ये चीज़ थी कि क्योंकि मेरी डीलिंग उन लोगों से होती थी जिन्होंने लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके कुछ अचीव कर लिया हुआ था, जो कहीं जाके किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ गए थे और मैं न्यू एंट्रेंट था, तो एक्सेप्टेंस नहीं थी, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा लगता था कि जैसे आपने बस किसी ने आपको पीछे धक्का दे के दरवाज़ा बंद करके कह दिया कि स्टे इन योर लिमिट्स। तो ये चीज़ें बहुत, और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे बच्चों का, लड़कों का, यूथ का कॉन्फिडेंस शेक करती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपको स्टेप बैक करना चाहिए। इससे आपको बाउंस करके बाउंस बैक करना, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा एनर्जी से कि ये मैं भी कर सकता हूँ, ये सब कुछ हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है। तो आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा एनर्जी से दोबारा बाउंस करना चाहिए। वो आपको तकलीफ देती थी उससे? बहुत तकलीफ देती थी। बतूल साहब। लेकिन एक है जो मैं जब भी सोचूं तो मुझे बिल्कुल वो याद रहता है, क्योंकि उसने मुझे करियर और पर्सनली बहुत इफेक्ट किया। उन लीडर का नाम नहीं लूँगी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे जिन्होंने एक इंटरव्यू के बाद मुझे मैसेज करके कहा था कि तुम तलत हुसैन और हामिद मीर बनने की कोशिश कर रही हो, योर करियर विल बी ज़ीरो, यू विल बी ज़ीरो। और वो और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये मुझे याद रह जाता है कि यू विल बी ज़ीरो। और आप यकीन करेंगे एक लम्हे के लिए मुझे एक्चुअली लगा कि आई विल बी ज़ीरो, क्योंकि वो इतने बड़े सियासतदान हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो ये जोई साहब ये फरमाइए, सबसे गमगीन लम्हा ज़िंदगी का? मेरे ख्याल में एकदम से मेरी माँ का चले जाना, किसी भी इंसान के लिए उसका माँ का ना होना, और एकदम से चलते चलते आपको वो चीज़ रुला भी देती है, वो आपको परेशान कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तन्हाई में बैठे हुए हैं, अपने बच्चों वाले हैं और ख़ुद भी पेरेंट्स हैं, लेकिन एक बिल्कुल बैक ऑफ माइंड में वो चीज़, वो टिक टिकी लगी रहती है कि माँ नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं। माँ नहीं है, बस एक दिमाग में चीज़ घुस गई कि माँ नहीं है। ये गमगीन कर देती है हमेशा चीज़। आपको सब्र अता फरमाए जी, आपको, आपके अहले खाना को, आपकी वालदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाए। बतूल साहिबा, ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा आपकी? और मैं एक्चुअली कासिम की मदर के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो नॉर्मली लोग अपने लॉज और सास के बारे में जो टिपिकल चुटकुले बोलना, क्लीशेस बातें करना, वो मेरा ऐसा नहीं है था ताल्लुक। और विद द पैस ऑफ टाइम मेरा आंटी के साथ एक्चुअली बहुत अच्छा ताल्लुक हो गया था। तो दो चीज़ें मेरी लाइफ में जो मुझे अभी भी ऐसे वीक कर देती हैं जैसे आप खुद बहुत छोटे हो उम्र में। एक तो आंटी का हमारी लाइफ से चले जाना, क्योंकि आंटी की मेरी लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में नौकर कौन है, मेरे घर का डिसिप्लिन कौन है, मेरा घर मैनेज अब मैं करती हूँ, पहले आंटी करती थी। मैं सिर्फ एंजॉय कर रही होती थी, वो मुझे कहती थी रिलैक्स रहा करो, और वो ही कर सकती थी। वो माँ बाप ही करते हैं जो अनकंडीशनली आपको देते हैं। तो एक तो जब भी मैं आंटी के बारे में सोचती हूँ मुझे इतनी घबराहट होती है
और हम अक्सर इतनी देर तक आंटी के बारे में बात करते हैं जैसे अभी शायद अभी वो इस दुनिया से गए। एक्चुअली हम कासिम की मदर के बारे में बहुत बात करते हैं। और इसी के बराबर एक और चीज़ है मेरे अपने पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती रही हूँ शादी के बाद भी, क्योंकि इस्लामाबाद में मैं अकेले नहीं रह पाती थी, बच्चे छोटे थे, कासिम वॉज मोस्टली ट्रैवलिंग इन वर्किंग, तो मेरे पेरेंट्स और कासिम ने कहा कि मामा डैडी के साथ ही रह लो। तो वो मुझे जहनी तौर पे कभी मेरी रुखसती हुई नहीं आज तक, कि जो होता है ना लड़कियां रुखसत हो जाती हैं, वो मेरी कभी हुई नहीं, क्योंकि मैंने 14 दिन की छुट्टी की, शादी की और मैं माँ बाप के पास चली गई। वो हमेशा मेरे पास थे, लेकिन वो इस तरह से मेरी ज़िंदगी से गए कि वो फिर कभी वापस ही नहीं आए। एक ईद पे वो दूसरों के घर गए ईद के लिए और वो मेरे साथ ही रहते थे, पर अचानक पता चला कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो वापस नहीं आ सकते। तो उनका सामान, उनकी तस्बीहां, उनके जाए नमाज, उनके परफ्यूम्स, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनके मेहमान, तो वो 2 शॉक्स, एक तो कासिम की मदर और मेरे पेरेंट्स हयात हैं लेकिन मेरे साथ नहीं है, तो वो मेरे लिए वही बहुत बड़ी। मैं अक्सर अपनी मामा के सामने बहुत एक्ट कर रही होती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब करना आ गया, लेकिन यकीन करें शाह साहब वो मुझे इतना बिगाड़ गई हैं, दोनों ख़वातीन ने मुझे इतना बिगाड़ा है, आंटी ने, कासिम की मदर ने और मेरे माँ बाप ने, कि मैं निकल नहीं पाई उस चीज़ से बाहर। वो वैसे का वैसा ही है, प्रिटेंड करते हैं कि सब करना आ गया, बट एक्चुअली होता नहीं है। जी, अल्लाह ताला जो आपके बुज़ुर्ग हैं उन्हें सलामत रखे, और जो जा चुके हैं इस दुनिया से अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और आप दोनों को सब्र जमील अता फरमाए। चौधरी साहब ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ है जो मुड़ के देखें और सोचते हैं यार ये मेरे बस में हो तो ये मैं जाके पीछे इसको डिलीट कर दूँ, इस वाक़े को, इस इंसिडेंट को, इस रिश्ते को, इस मोड़ को ज़िंदगी के, ये निकाल दूँ पीस? मैं तो नहीं तुम नहीं है। कुछ तल्ख यादें हैं, कुछ ऐसे लड़ाइयाँ या कुछ ऐसी चपकलेशन जिनके अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए, जितना आप शेयर करना चाहें। तो मुझे लगता है कि मैंने एक वेंचर किया था, एक पार्टनरशिप किसी के साथ कुछ साल पहले। तो मुझे लगता है कि वो कुछ मुझे वक्त मिले, मैं वापस जाऊं और उसको मैं काट दूं, क्योंकि वो चीज़ मुझे आज भी थोड़ा सा परेशान करती रहती है और मेंटली एंगेज भी रखती है। अच्छा। क्योंकि मैंने वो बहुत कीमती साल थे जो मैंने उसको दिए, और उस वेंचर को दिए, और वो पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप को। तो कारोबारी थी, कारोबारी थी। और मेरा नहीं ख्याल, उसके बाद मैंने लर्न भी किया है कि आपको शराकतदारी में काम नहीं करना चाहिए। मोहतरमा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज़्यादा अहमियत दे दी थी, जो कि मेरी इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर दैट आई बिलीव इन काइंडनेस। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हज़रत अली कहते हैं कि मोमिन ही नहीं होता वो दो जगह से ज़्यादा डसा जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़िंदगी में बार बार चांस दिया, मुझे नहीं देना चाहिए। तो मैं अगर जाऊं वक्त में वापस तो मैं उनको एक भी चांस ना दूंगी। ठीक। और वो आपके प्रोफेशन में थे वो लोग? पर्सनल में, प्रोफेशनली मुझे ऐसे इश्यूज नहीं आए, बट आपकी अपनी फैमिली में, आपके अपने रिश्तेदार, और जो लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी जालिम होती है, तो ये एक्चुअली प्लीज लोग देख ले ना लें अपने ऊपर जो देख रहे होंगे, बट एक्चुअली इट्स द पीपल नियर टू यू, तो उनसे बच के रहना चाहिए। दुनिया तो आपको कामयाबी देती है, दुनिया तो आपकी तारीफ करती है, सो इट्स नॉट दुनिया, इट्स बेसिकली योर रिलेटिव्स एंड द पीपल हु लिव नियर टू यू, तो उनसे बच के रहना चाहिए। मेरा एक शेर था चौधरी साहब जी, दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्त था, क्योंकि दुश्मन तो दूर होता है ना, दूर से हमला ही कर सकता है। ये जो गड़बड़ होती है और ज़्यादा आपको जानते हैं वही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, मेरा तो एतबार गया एतबार में। तो उस एतबार के अंदर ही बाज़ात आपका, और वो लाजमत है आपका अपने करीबी जो लोग होते हैं उन पर ही आपका, किसी भी शख्स का उस पर एतबार होता है। चौधरी साहब ये फरमाइए, कौन सी ऐसी 2 शख्सियात, एक वो जिनको आप ज़ाती तौर पे जानते थे और एक वो जो इनको आप ज़ाती तौर पे नहीं जानते ना, और अब दुनिया में नहीं है ये, इनमें से किसे पहले मिलना चाहेंगे सबसे? ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनसे मैं पीछे मिलना चाहूँ? मेरे होते हो तुम किससे मिलना चाहोगे? वो जेड़े चले गए ने दुनिया तो उन्हां दी गल हो रही है। पहले आप इनसे पूछ लें फिर मैं। मोहतरमा, एक तो मुझे लगता है कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो इंटरव्यू की फॉर्म में मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक, ये मुझे लगता है। और मंडेला को, और जो पर्सनली लोग हैं, मेरी एक दोस्त होती थी स्कूल में, मुझे लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में होती तो शायद मजीद अच्छे दोस्त रहते। उसका नाम दुरे शहवार था, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बट आई वुड लाइक टू सी हर सम टाइम। आप उन्हें याद करती हैं? इन प्री स्कूल, इन अर्ली, हाँ, आई वुड लाइक टू सी हर। आई डोंट नो व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी अप टू। हाँ जी, चौधरी साहब। मुझे लगता है कि मुझे जिससे पहले मिलना चाहिए वो एक पर्सनैलिटी है, बिजनेस पर्सनैलिटी है, वॉरेन बफेट। वाई वॉरेन बफेट?
उनके कुछ जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी लाइफ में शेयर किए हैं वो बहुत ही अच्छी जो है बैलेंस देती हैं आपको बिजनेस करने के लिए। उनकी कुछ ऐसी कहावतें हैं जो हमेशा मोटिवेशन देती हैं। ज़ाती ज़िंदगी में भी उनका जो रहन सहन और रवैया है ना, वो निस्बतन एक सादा आदमी का ये एक फ़र्क है। भुट्टो साहब से क्या एक सवाल करेंगे अगर आप मिले? एक सवाल की अगर आपको इजाज़त हो। मैं उनसे ये पूछूंगी कि जो आपने फाड़ा था यूनाइटेड नेशंस में, वो किस सेंस ऑफ श्योरिटी के साथ फाड़ा था कि अब हम अमेरिका के आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो, अब अगर वो मेरे सामने है तो वो जिंदा होके ही आएगी ना। या मैं उनकी एक्टिविटी पूछूंगी कि आपको क्यों लगता था कि पाकिस्तान में कोई आपको सपोर्ट करेगा, या आपको क्यों लगता था कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट आपके सामने, अमेरिका के सामने खड़ी हो जाएगी और हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। क्योंकि उसके बाद जो उनका हुआ, अगर सुपर पावर्स चाहती तो जुल्फिकार अली भुट्टो बच जाते। तो ये इट्स टू फैक्टर्स। वो तो शरीक थे ना उसके अंदर, बिल्कुल। लेकिन एक तो ज़ियाउल हक वाला था फैक्टर, लेकिन बाहर से भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी उनसे कि आपको किस पे यकीन था जब आपने वो यूनाइटेड नेशंस में डॉक्यूमेंट पढ़े? तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या वो बोलेंगे कि मुझे ज़ियाउल हक पे यकीन था, क्या वो बोलेंगे कि मुझे अपने आप पे यकीन था, अपने लोगों पे यकीन था? हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और आपकी कंपनी को हमने लिटरली एंजॉय किया और आपकी राइटिंग्स ने हमें बहुत इन्फ्लुएंस किया है हमेशा, आपकी सादगी ने और मुस्तकिल मिजाजी ने। और आई एम श्योर दैट यू आर अ गुड फादर, a good husband, and I want to see you more in future. थैंक यू सो मच। ये जो फादर वाली बात की है ये तो मैं कह सकता हूँ, बच्चे भी यही कहते हैं। दूसरी वाली जो बात है ना, वो ज़रा थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क है, कोशिश करते रहते हैं अच्छा होना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त भाई। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।